हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज़ का अध्ययन कर रहे हैं और आज ये फेसलेस वीडियो है। चूँकि मैं गाँव में हूँ और आप लोगों को कंटेंट देना है, तो अब यहाँ पर उतनी व्यवस्थाएँ नहीं हैं, इसलिए आज का ये वीडियो बिना चेहरे का आप लोग पढ़ें जो है। तो आज यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो है, जो आपका मिक्स्ड प्रैक्टिस होती है। क्योंकि हर टॉपिक को जो है कंप्लीट करने के बाद मैं एक मिक्स्ड प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसा कि आपको आपके एग्ज़ाम में, चाहे जीआईसी लेक्चरर, जेडीसी जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम्स में जैसा आपको मिलेगा उसी तरीके से बिल्कुल एकदम कंप्लीट मैं यहाँ पर देने का प्रयास करूँगा। साथियों, आप जानते हैं कि अभी तक हमने जो है आपका प्राचीन इतिहास, उसके बाद मतलब मध्यकालीन इतिहास और जो है मॉडर्न यानी आधुनिक भारत का इतिहास, यानी तीनों इतिहास के पार्ट को हमने कवर कर लिया। अब अगला वीडियो आपको जियोग्राफी से मिलेगा और ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे मैटर यानी पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है, मैथ को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आप चाहते हो जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए और बिल्कुल एकदम से जो है टेस्ट जो कुछ होता है वो सब पार्टिसिपेट कर पाएँ, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर अगर आप उस ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको ये कंप्लीट मटेरियल जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बिल्कुल एकदम से नए टॉपिक के आधार पर, नए पैटर्न के आधार पर सारा कुछ दिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 3 टेस्ट होता है। ठीक है, अभी मैंने करंट अफेयर की रेगुलर बेसिस पर क्विज हो रही है, मंडे से आपकी करंट अफेयर की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त सारा कुछ मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको आपके जीएस के लिए कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, निम्न मुगल बादशाहों में से किस एक ने सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो आपको बताना भाई, 4 विकल्प हमने इस जब अभी प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, सॉरी मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने अध्ययन किया था। ठीक है, सिजदा या साष्टांग का जो है वहां पर व्यवस्था शुरू की गई थी, उसको किसने बंद किया था आपको उसको बताना है। यहाँ पर देखें, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है शाहजहां। एक बात और ध्यान दें मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुआ करें आप उनको जो है कमेंट में लिखते जाएं। जी हाँ, कमेंट में लिखने से क्या होगा कि पहली बात तो मैं बार बार ये कहता हूं कि आपके पास कोई कॉपी कलम हो तो वहां पर आप आंसर लिखिए। ठीक है, सब कुछ मत लिखिए, आंसर लिखिए। ठीक है, कि क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि इसको हमने आप लोगों को कई बार पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने पढ़े हैं और इसके आंसर आप करें। अगर मान लीजिए आपके पास कॉपी कलम कुछ नहीं है, आप कमेंट में लिखिए, लिखेंगे तो आपके दिमाग में डायरेक्टली छपेगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो यहां पर शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने दरबार में सिजदा यानी जो पूरा एकदम से लेट करके जो प्रणाम किया जाता था बादशाहों को, उसको इसने समाप्त कर दिया था। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार सिजदा केवल ईश्वर के लिए होना चाहिए, इस कारण से इसको हटा दिया है। इसके कारण साधारण जो है नमस्ते, अभिवादन, ये सब शुरू करवा दिया उसने जो है। यह बदलाव धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ी भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हिंडले कमीशन, ठीक है, हमने बताया था का संबंध था किससे? श्रम से, शिक्षा से, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिविल सेवा के पुनर्गठन से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका श्रम से। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हिंडले कमीशन ब्रिटिश शासन में श्रमिक वर्ग की दशा सुधारने हेतु गठित किया गया था, ब्रिटिश शासन में। ठीक है, ध्यान समझिएगा भाई। इसके कारण परिस्थितियों और वेतन और सुरक्षा पर सुझाव दिए। ये क्या करता था ये कमीशन? मतलब जो श्रमिक थे उनकी परिस्थितियों का और उनके वेतन और उनकी सुरक्षा का सुझाव देता था। इसकी सिफारिशों ने भविष्य के श्रम कानूनों की नींव रखी। जो आज श्रम कानून है कहीं न कहीं उसकी नींव इसी हिंडले कमीशन ने रखा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यह औद्योगिक विवाद कम करने में सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? या तो असफलता को, बहुत बार हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ, या तो असफलता को स्वीकार करना। आंख मूंद करके आप लोग आंसर बताएंगे, उम्मीद करते हैं, तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश। बताओ भाई क्या आंसर इसका सही है? सही आंसर है भैया इसका पहला वाला, असहयोग आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद वजह से सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन की असमय समाप्ति और जन ऊर्जा की हानि बताया और उन्होंने कहा यह तो असफलता को स्वीकार करना है। उन्होंने माना कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कमजोर हो गया। ठीक है, इसने जो है कांग्रेस में रणनीति को भी मतभेद कर दिया। वहाँ से जो है आप जानते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है एक नई स्वराज पार्टी का गठन भी करना प्रारंभ कर दिया। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, हमने बहुत बार पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है भैया यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन, कैकेय के। अश्वपति कैकेय राज्य के विद्वान व धर्मपरायण शासक थे। ठीक है, उपनिषदों में उनके दानशील और ज्ञानी स्वभाव का उल्लेख है। वे ऋषियों के साथ दार्शनिक चर्चा करते थे। उनका शासनकाल
सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध था। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव जो स्थल है वो कहाँ? रोपड़, कालीबंगा, बनवाली, लोथल। बताओ भैया का विकल्प सही है वो। ठीक है, इसमें देखिए ये सही विकल्प है कौन? रोपड़। ठीक है, इनकी जो है रोपड़ की जो खोज थी उसको किसने किया था? बीबी लाल ने। किसने किया था? बी लाल। ठीक है, बीबी लाल ने किया था। और कब किया था? 1950 में किया था। ठीक है, रोपड़ पुरातात्विक स्थल जो है पंजाब जिला में सतलज नदी के तट पर। कहाँ? सतलज नदी के तट पर जो है ये सतलज नदी के जो बायां तट है उस पर स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका सर्वप्रथम उत्खनन कराया गया। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। ये भी क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, कि इसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है? रूपनगर है। यहाँ से हड़प्पा और उत्तरवर्ती संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माती सभा ने नहीं किया था? आपको बताना कौन से दल का जो है प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माती सभा ने नहीं किया था। तो लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी। आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला। कौन? लिबरल पार्टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में अधिकांश प्रमुख दल मौजूद थे। ठीक है, लेकिन जो है लिबरल पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा की बात करते हैं तो इसके क्या थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे बंगाल से। और अगर हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात करें तो इसके भीमराव अम्बेडकर साहब थे बम्बई से। और कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो इसमें सोमनाथ लाहिड़ी जी बंगाल से जो है संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दिया करें। ठीक है, और यहाँ पर देखें भारतीय संविधान का भाग, ये देखो यहाँ पर यह है 16वां। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 16वां अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है किससे? आपको बताना है। ठीक है, प्रशासनिक अभिकरणों से, अखिल भारतीय सीमाओं से, वित्त आयोग से, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 इससे संबंधित अभी जो आपके जीआईसी लेक्चर एलटी ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं उनमें बहुत क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान देना है। इसका जो सही विकल्प क्या है? ये डी वाला। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग जो 16वां है उससे अगर हम बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ठीक है, भाग 16 में अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इसमें एससी एसटी के लिए संसद और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामित वोटों का भी प्रावधान है। ठीक है, इसका उद्देश्य समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका सी, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। संसद में लेखा के लिए वोट का आवश्यक तब पड़ता है। लेखा अनुदान यानी अस्थायी वित्तीय स्वीकृति। लेखा अनुदान मतलब अस्थायी वित्तीय स्वीकृति। ठीक है, यह सरकार को बजट पारित होने से पहले व्यय की अनुमति देता है। इसका उपयोग तब होता है जब बजट पर समय पर निर्भर संभव ना हो और यह कुछ माह के लिए लागू रहता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आपको बताना भैया बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2, 4, 10, 12 आपको बताना है। सही है 12। ठीक है, हम जानते हैं अनुच्छेद 80 ये इंपॉर्टेंट है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत जो है ये क्वेश्चन बनता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित या सदस्यों को नामित कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं? कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि अभी मैं जब आपका संविधान वाला पार्ट कवर करूंगा तो वहां पर पूरा जो है सारे अनुच्छेद आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करूंगा। बिल्कुल बिंदास रहें, बस इतना जानते रहें। अभी तक अगर आपने पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ठीक है, 5565 27 24 42 नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। टेस्ट
और सारी चीज़ें हैं जो मैटर है उनमें आप पार्टिसिपेट करिए। आपके लिए बेहद मेहनत किया जा रहा है और आपको एकदम क्रीम मटेरियल देने का प्रयास किया रहा है जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। जेईसी अल्टीग्रेड में हम लोगों ने भी बहुत बेहतर किया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप उनसे जुड़े। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। इसका उद्देश्य संसद में विशेषता और विविधता लाना है, ठीक है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको बताना। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है, ठीक है? शिक्षा का अधिकार 73वां ये इस तरीके से है भैया, ये कूट दिया गया। कुल मिलाकर के आप इसको जान लीजिए। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो जो आपका आंसर सही है वो है भैया डी। कौन सा? ये 3 2 1 4, ठीक है? अब देखो यहाँ पर 3 2 1 4। अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा 3 86वां, ठीक है? फिर उसके बाद ये हो गया 2, ठीक है? उसके बाद फिर हो जाएगा 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4। देखो मिलान हम कहते हैं इसमें। शिक्षा का अधिकार जो है कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है? पूछेगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अब दूसरा नगर पंचायत, ये 74वां संविधान संशोधन, ठीक है? पंचायती राज निर्वाचन, ये 73वां संविधान संशोधन, ठीक है? सेवा कर 88वां संशोधन भैया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो भैया। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है क्या? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं चीन के बीच। तो हम सब जानते हैं कौन? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो है ये रेडक्लिफ लाइन सीमा यानी निर्धारित करती है। अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन होती है, ठीक है? अगर हम उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया की बात करें तो भैया 38 डिग्री अक्षांश, ठीक है? ये 38 डिग्री जो अक्षांश होता है, ये डिग्री है, जीरो नहीं है भैया। कुंडी बरक का अक्षांश जो है इन दोनों के बीच रेखा डिसाइड करती है। अगर हम बात करें कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री अक्षांश, ठीक है? और भारत और चीन की जब बात आती है तो मैकमोहन लाइन। तो ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है? आपको बताना भैया सही विकल्प 4 विकल्पों में। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आपका मिजोरम, ठीक है? मिजोरम के लगभग 85%, कितना? 85% भूभाग पर वन है भैया, सोच लो। क्योंकि मिजोरम में लोग ज़्यादातर जो है वहाँ पर जो जनजातियाँ होती हैं वही रहते हैं, तो इसलिए वो वन एकदम वन को अपने अनुकूल बना लेते हैं, यानी वन के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं। तो 85% वहाँ पर भूभाग है इस वन पर। और जो घने उष्णकटिबंधीय वन और भारी वर्षा इसके कारण है, ठीक है? और यहाँ वन जीवों और जैव विविधता की प्रचुरता है। शहरीकरण की दर बहुत कम है, ठीक है? आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र, बात हो रही है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस। तो बताना भैया सही विकल्प। यहाँ पर देखें हमारा पुराना साथी कौन? रूस, ठीक है? यहाँ पर देखिए भारत में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित। क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखें, सोनभद्र, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें, यह एनटीपीसी का एक उपक्रम है, एनटीपीसी का उपक्रम है भैया। इसे सोवियत संघ रूस के तकनीकी सहयोग से बनाया गया। यह प्रदेश का एक प्रमुख विद्युत उत्पादन स्रोत है। औद्योगिक और घरेलू बिजली आपूर्ति में यह योगदान देता है, ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन। कौन सा ऐसे तारा हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है? अफेयर, अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, एटा कैरिना, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बताना भैया ये है आपका सही विकल्प, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष है। कहाँ पर? 4.24 प्रकाश वर्ष, ठीक है? ये दूरी है इतना। और यह एक लाल बौना तारा है। कौन? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है? अल्फा सेंटोरी प्रणाली का हिस्सा है। खगोल अध्ययन में अंतरिक्ष यात्रा की संभावना के लिए महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित
घास का मैदान कहलाता? बहुत बार क्वेश्चन अभी पूछा गया है अभी एग्जाम में। सेल्वा, पंपास, प्रेरी, स्टेपेज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, झमाझम इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो सही है क्या है? पंपास। पंपास दक्षिणी अमेरिका से इसका संबंध है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ठीक है, अमेजन घाटी में। अब देखो अगर हम बात करें शेल्वा, तो ये कहाँ पाया जाता है? अमेजन घाटी में, ठीक है, अमेजन बेसिन में, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है, ठीक है। अगर हम बात करें पंपास, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे, जो कि दक्षिण अफ्रीका का भाग है, सॉरी दक्षिण अमेरिका का भाग है, जो कि दक्षिण अमेरिका का भाग है, वहां पर स्थित समशीतोष्ण वृक्ष रहित घास का मैदान है, ठीक है। अगर हम प्रेरी की बात करें भैया, तो ये कनाडा यूएसए के मध्य स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है, जिसे क्या बोला जाता है? गेहूं का कटोरा, ठीक है, प्रेरी गेहूं का कटोरा, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। अगर स्टेपीज की बात आती है तो यूरोप का समशीतोष्ण घास का मैदान है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं? कमेंट में करते जाओ भाई, आंसर बताते जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। अब बताओ भाई, क्वेश्चन ये सही है कौन सी? यह एक बंद तंत्र होता है, मतलब इसमें से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यही ये कि ये बंद नहीं होता भैया, ये अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता, ये भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये आंख मूंद करके आप बता सकते हैं कि यही नहीं है, यानी यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो यही होगा कि ये बंद नहीं है भैया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि ये अपनी उत्पादकता के लिए सूर्य पर निर्भर रहता है, प्राकृतिक संसाधनों का आधार होता है, इसमें जीवित और निर्जीव घटक शामिल होते हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताओ भाई सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर देखें, सही विकल्प है आपका ये मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो एक सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश पड़ोसी प्रदेश है अपना, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 10 राष्ट्रीय उद्यान, कितने? 10 राष्ट्रीय उद्यान है और 25 वन्यजीव, कितने? 25 वन्यजीव अभ्यारण्य है। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो 96, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार। ये क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से है भाई, ध्यान देना, ये ना समझो कि पूरा यही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य 96 अंडमान निकोबार में है, और मध्य प्रदेश में कान्हा, शिवपुरी एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर उत्तर प्रदेश में फेमस बात की जाए तो दुधवा नेशनल पार्क, राजस्थान में रणथंभौर व सरिस्का, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन प्रमुख हैं, ठीक है। आगे बढ़ भाई, अगला क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन पर, 377, 373, 269, ठीक है, 273, 269 आपको बताना भाई। देख लो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है भैया ये 277 केल्विन पर, ध्यान देना भाई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह गुण जलीय जीवन को ठंड से बचाता है, ठीक है। यही कारण है कि बर्फ पानी पर तैरती है, और यह जो है जल का एक असामान्य भौतिक गुण है। अभी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ था भैया आपके एग्जाम में एलटी ग्रेड में, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध, ये देखो भाई ये क्वेश्चन 2013 के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही उठा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हाल ही का मतलब 2013 वाले में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसके संबंध में आप देखें जो है सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, जिसमें कौन सा रासायनिक प्रयोग हुआ था? मस्टर्ड गैस, जो है क्लोरीन गैस, मेथिलान, आइसोसाइनाइट गैस, सरीन गैस। तो आपको बताना भाई, ये क्वेश्चन बन जाएगा, बन सकता है, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हैं युद्ध का क्या इस्तेमाल है, तो यहाँ पर सही है सरीन गैस, ध्यान दीजिएगा। सरीन एक अत्यधिक विषैला तंत्रिका एजेंट है, सांस तथा त्वचा के संपर्क से घातक प्रभाव डालता है, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को पंगु कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? कार्निया, रक्तक पटल, नेत्र श्लेष्मा, दृढ़ पटल, ठीक है। आपको बताना भैया सही विकल्प। देखो भाई क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में लिखते जाइए, नहीं पाप लागी, समझ लेना। या पढ़ रहे हो यार, सुन रहे हो तो कम से कम इन्वॉल्व रहो, याद होता जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े। अभी टेस्ट होगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेत्र श्लेष्मा आँख की पारदर्शी
सुरक्षा परत है। धूल या संरक्षण से इसमें सूजन और लालिमा आ जाती है। इसी स्थिति को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आंखों की नमी और सुरक्षा बनाए रखता है ये। आगे बढ़ो भाई, उससे पहले वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना भाई, ठीक है न पाप लागी, ये स्टेटस पर जरूर लगा दिया करो यार, ठीक है। विमानों का पता लगाने के लिए राडार किस माध्यम का प्रयोग करता है? माइक्रो तरंग का, इलेक्ट्रॉनिक तरंग का, अल्ट्रासोनिक तरंग का, साउंड तरंग का? आपको बताना भाई सही विकल्प है ये माइक्रो तरंग का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विमानों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त रडार में सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल होता है। ये अलग तरंगे होती हैं। इनकी आवृत्ति दीर्घ रेडियो तरंगों से अधिक तथा इंफ्रारेड तरंगों से कम होती है। इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होने के कारण इन्हें किसी भी निश्चित दिशा में पुंज के रूप में भेजा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मतलब खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के प्रयोग के लिए आपको बताना भाई, सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, गंधक का अम्ल। बताओ भैया सही विकल्प क्या है भाई? यहाँ पर सी, सोडियम बेंजोएट। क्या? सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ सोडियम बेंजोएट है और यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवक है। इसका उपयोग अचार, मुरब्बा, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? वेरी कैंसर वर्णांता फाइलेरिया। बताओ भाई सही विकल्प है आपका सी भैया, वर्णांधता, ठीक है। आनुवांशिक वर्णांधता, ठीक है। वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसमें महिलाएं वाहक का कार्य करती हैं। अगर हम बात करें, बाकी ये आप सब जानते हैं, ये सब तो ऐसे ही रोग हैं। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से रोग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कैंसर जिसके घर में उसके घर में फिर से हो जाए। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना भैया सही विकल्प है ये ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर सही विकल्प क्या है? ऑक्सीजन। तो बताएं भैया सही विकल्प है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज मिलकर के शर्करा एवं ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। पत्तियों में मौजूद धातु, खनिज, पोषक तत्व, मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भैया, ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षता सिद्धांत के लिए, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। आपको बताना भाई सही विकल्प है ये वाला है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिकविद थे। वे सापेक्षता जो है सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें जो है सैद्धांतिक भौतिकी, विशेष करके प्रकाश विद्युत प्रभाव के पर शोध के लिए वर्ष 1921, ये भी क्वेश्चन बनता है भाई, कब? 1921 में। 1921 में इसको नोबेल पुरस्कार इन साहब को दिया गया था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है लेसर, डाटा मैट्रिक्स, मैनुअल, इम्पैक्ट। बताओ भाई सही विकल्प है आपका ये वाला, ठीक है, इम्पैक्ट। देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर देखें इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आविष्कार का, तो आविष्कार डेविड एस ली ने वर्ष 1969 में किया था। लेकिन इनका जो है व्यावसायिक उत्पादन 1972 में, ठीक है, 1972 में प्रारंभ हुआ। यह लगभग 13.2 कैरेक्टर प्रति सेकंड की गति से प्रिंट कर सकता है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड है उसका सकल घरेलू उत्पाद, जो है निवल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। बताओ भाई सही विकल्प है आपका ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय को जो हम विभाजित करते हैं जनसंख्या में, मिलता हमको प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय से कर और मूल्यह्रास निकाल देने पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त होती है।
किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का वास्तविक मापक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि का अर्थ है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और इससे सबसे सही ढंग से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही दर्शाती है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर हम लोग पूरा 40 क्वेश्चन करेंगे एकदम आपके जो है जीआईसी लेक्चर के प्रैक्टिस के आधार पर। देख लें यहाँ पर, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी, ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से। ये देखो, इससे क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपके एलटी ग्रेड में। निर्माण बिजली तथा गैस से, सेवा क्षेत्र से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से। भाई बताओ सही विकल्प आपका सेवा क्षेत्र से यानी सर्विसेज, ठीक है। आप जानते हैं कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो कई बार पूछा गया, ऐसा नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इस दौरान जीडीपी का जो सर्वाधिक भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र 59%, ठीक है, और उद्योग 27%, कृषि 13.9%, ठीक है। और वर्तमान में भी ये स्थिति लगभग यही है, जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र से ही है। आर्थिक समीक्षा की अगर हम बात करें 2021-22 के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों का सकल मूल्य संवर्धन में योगदान लगभग यही अनुपात दर्शाता है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? फेमा से भी देखो, MRTP अधिनियम उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी आपसे पूछा गया, से भी सही है, ठीक है। आंसर लिखते जाओ कमेंट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी ये आपका पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछा गया था आप लोगों से, ठीक है, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। भारत में शेयर बाजार को सेबी ही नियंत्रित करता है, ठीक है। यह म्यूचुअल फंड को भी विनियमित करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988, कब? 12 APR, ठीक है, 1988 में हुआ था भैया, ध्यान देना, ये क्वेश्चन बन सकता है। और 30 जनवरी 1992 को अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, NSC BSC, याद होगा भैया। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, ये भैया अभी हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में जल संरक्षण के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। मनहर व मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर जल संरक्षण किया गया था, ठीक है। और इसकी खोज 1967 से 68 में JP जोशी द्वारा किया गया, और 1990-91 में RS बिष्ट द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। नगर संरचना, इसमें देखें दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर, ठीक है। तो इसमें कुछ साक्ष्य और मिले, जैसे पत्थरों पर पालिश, स्थापत्य में बलुआ पत्थर व कच्ची ईंटें, 10 बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड, खेल स्टेडियम, नहर प्रणाली, 7 सांस्कृतिक चरण, घोड़े की जो है कला विधि, ये सारी यहाँ पर चीज़ें कुछ प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? बताओ भैया। कीर्तिमान द्वितीय, विक्रमादित्य, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। हमने इस क्वेश्चन को जो है देखा है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। कौन सही है इसका? पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। वह चालुक्य वंश का सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था, और 609 से 642 ईस्वी तक उसने राज किया था। यहोल अभिलेख में उसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। हर्ष ने, ठीक है, परम भट्टारक, परम माहेश्वर, महाराजाधिराज की उपाधियां। हर्ष अपने आप में एक जो है सफल राजा था, लेकिन इसके ही द्वारा एकमात्र युद्ध उसने हारा था, ठीक है। हर्ष के स्वर्ण मुद्राओं के पृष्ठभाग पर शिव पार्वती का अंकन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। यहाँ पर देखें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखो इतनी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अगर आपका अभी ना तैयार हो तो भाई कैसे तैयार होगा, सोच के देखो। बस हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहिए। जो नंबर हमने जारी किया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और PDF ग्रुप ज्वाइन करिए, आराम से पढ़िए, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चूंकि GS बहुत बड़ा पोर्शन है, और GS के बिना नैया पार नहीं होने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग व्यवस्था यानी DPS प्रारंभ किया। उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी, ठीक है। और अमीर खुसरो ने उपाधियाँ दी थी, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ये उपाधियाँ उसको दिया था। तो इसने यह क्वेश्चन भी बन जाता है, इन सारी उपाधियों से संबंधित पूछ लेगा। राजस्व भ्रष्टाचार रोकने के लिए दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किया था उसने। भूमि की पैमाइश करा करके सरकारी कर्मचारियों से लगान वसूली प्रारंभ कराई थी। तो इस तरीके से भैया आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? ठीक है, हुसैन अली और अब्दुल्ला, नासिर खान और जकारिया खान, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी।
बताओ भाई सही विकल्प है आपका ये वाला, ठीक है, हुसैन अली और अब्दुल्ला। अब यहाँ पर देखें अगर हम बात करें तो ये सैयद बंधु जो है हुसैन अली और अब्दुल्ला मुगल राज काल में राजा बनाने वाले कहलाए। मुगल साम्राज्य में इन दोनों का गहरा प्रभाव था। अपनी शक्ति से वे किसी को भी बादशाह बना सकते थे। लास्ट में उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में जब हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था, वे दोआब के बाढ़ क्षेत्र के उच्च परिवार में जन्मे और बहादुर शाह प्रथम के अंतिम वर्षों में उच्च पदों पर रहे थे। आपने देखा था मध्यकालीन भारत का इतिहास जब हम लोगों ने अध्ययन कर रहे थे तब, ठीक है, वे हिंदुस्तानी दल के नेता थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन के संबद्ध होने के लिए जाना जाता था? थॉमस मुनरो, आर एम बर्ड, सर चार्ल्स नेपियर, जोनाथन डंकन। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है थॉमस मुनरो, ठीक है। अगर हम बात करें 1802 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। यह मद्रास, बम्बई व असम के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई। इसमें सीधे किसानों से कर वसूला जाता था, किसानों को रैयतों बोला जाता था, ठीक है। रैयतवाड़ी यानी रैयत बराबर किसान। इसमें जमींदार जैसे बिचौलिए नहीं थे भैया, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, देवबंद आंदोलन यूपी जो कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1900 ईस्वी, 1888, 1885, 1866। आपको बताना भैया सही विकल्प है ये 1866 ईस्वी में, ठीक है। 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननूतवी और रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद में मदरसा स्थापित किया था और इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करना। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा। यह आंदोलन मुस्लिम समाज के भीतर चला और स्वतंत्रता आंदोलन में देवबंद आंदोलन का उल्लेखनीय जो है योगदान रहा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। बताओ भाई क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, देख लीजिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये रैमजे मैकडोनाल्ड। आप जानते हैं 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोला जाता है, इसके तहत दलित वर्ग को कानूनी रूप से अल्पसंख्यक मानकर अलग निर्वाचन मंडल दिया था और मुस्लिम, सिख और ईसाई पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया और फिर पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है। फिर ये पुनः जो पृथक जो निर्वाचन मंडल था उसको हटा लिया जाता है और उसके बाद विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, ठीक है। देखें, गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारती वाद 1973, शंकरी प्रसाद वाद 1951, सज्जन सिंह वाद 1965। आपको बताना भैया सही विकल्प क्या? यहाँ पर सही विकल्प है बी, केशवानंद वाद 1973 में, ठीक है। संविधान के आधारभूत संरचना में वे प्रावधान आते हैं जिन्हें संशोधन से भी नहीं बदला जा सकता। यह सिद्धांत केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया और इससे जो है संविधान की लोकतांत्रिक व राजनीतिक मूल आत्मा सुरक्षित रहती है, ठीक है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन देखो, नाबार्ड देखो एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी किसके लिए? व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु, ग्रामीण बैंकिंग के विकास हेतु, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, निर्यात विकास हेतु। बताओ भैया सही विकल्प है यहाँ पर सी, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, ठीक है। देखो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसका फुल फॉर्म होता है किसका? नाबार्ड का। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में भैया क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। 1982 को इसकी स्थापना होती है और इसका आधार था शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसको किया जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में था और 1 अप्रैल 1995 से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF स्थापित किया गया, ठीक है। नाबार्ड सहकारी बैंकों RRBs और कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। आगे बढ़ते हैं भैया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन एकदम बिल्कुल मोटिवेशन के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? देख लेना, ये आपके जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो भैया सही विकल्प क्या होगा? आपको बताना, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार। क्या पूछ रहा भैया? 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक? तो लक्षद्वीप, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की जब बात आती है तो लक्षद्वीप महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है।
2011 जनगणना के अनुसार जो भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल था और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में थी, जहाँ 91%, 91.8%, ठीक है, 91.8%। और अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है नॉर्मल राज्यों में वो केरल में कितना 94%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है। अब बढ़ते हैं भैया अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है क्या, देखो यहाँ पर जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। बताओ भैया सही विकल्प क्या है, गन्ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है, गन्ना है। कृषि योग्य क्षेत्र की लगभग 13%, कितनी 13% भाग गन्ने की खेती में यूज किया जाता है, ठीक है। 2021 के चौथे अग्रिम अनुमान देश का 44.5% गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगर हम बात करें तिलहन का तो तिलहन में राजस्थान अग्रणी है, ठीक है, राजस्थान अग्रणी है। और जूट की जब बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल अग्रणी है और कपास की बात करते हैं तो महाराष्ट्र अग्रणी है। तो इस तरीके से भैया आज हम लोग भी यहाँ पर इस टेस्ट से विदा लेते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं और उससे पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किए हो तो इसके बिना किए मत जाना, क्योंकि पाप लगेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।